Hello everyone, myself is Divya Mahajan. Today we will do the next questions related to the double triple integration and the gamma beta function. सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 एंड लिमिट दे रखी है 0 टू a cos थीटा. फंक्शन हमारे पास गिवन दे रखा है r sin थीटा dr d थीटा. तो हमारे पास जो लिमिट है हमारे पास r की वो हमारे पास आ रही है 0 टू a cos थीटा. दैट इज़ वे r की जो लिमिट है वो वेरिएबल में आ रही है और जो हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 है वो d थीटा की दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू थीटा की लिमिट आ रही है. तो थीटा की लिमिट हमारे पास कांस्टेंट आ रही है और r की वेरिएबल आ रही है. तो ये हमारे पास जो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो टाइप सेकंड है. तो सेकंड टाइप के अंदर हमने किया था कि पहले हम वेरिएबल की जो लिमिट्स हैं उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसका जो आंसर आता है फिर उसके बाद कांस्टेंट के विद रिस्पेक्ट करते हैं. तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास. तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे इंटीग्रेशन. तो 0 टू a cos थीटा r sin थीटा dr. तो यहाँ पर sin थीटा जब हमने r के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है तो sin थीटा जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा. तो r की इंटीग्रेशन होगी, r की इंटीग्रेशन हमारे पास r²/2 आ गई. लिमिट हमारे पास 0 टू a cos थीटा है. तो यहाँ पर sin थीटा एज इट. तो अपर लिमिट पहले फिल होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 जो कांस्टेंट था वो मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ पर. तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है हमारे पास a cos थीटा. a cos थीटा का ऊपर क्या आएगा आपके पास स्क्वायर, r का स्क्वायर था. तो यहाँ पर कितना आ गया a² cos² थीटा और माइनस लोअर लिमिट हमारे पास कितनी दे रखी है 0. तो माइनस का कितना आ गया, r को जब 0 पुट करोगे तो 0 ही आ गया. sin थीटा एज इट. उसके बाद यहाँ पर a² फिर से क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, मल्टीप्लाई में है तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया. तो हमारे पास जो बचा गया अब फंक्शन वो है हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा इंटू cos² थीटा. तो जब भी हमारे पास लिमिट जो होती है ना 0 टू पाई बाई 2 उसका फ़ायदा क्या उठा सकते हैं हम कि जब हमारे पास साइन थीटा या cos थीटा में आ रहा है या दोनों इकट्ठे ही फंक्शन आ रहे हैं, अगर साइन थीटा और cos थीटा अलग अलग आते हैं या दोनों इकट्ठे आते हैं और लिमिट हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 दे रखी है तो फिर हम रिडक्शन फॉर्मूला लगाते हैं. तो रिडक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन करना ज़्यादा इजी हो जाता है. ठीक है, ऐसे हमें +2 के मेथड लगाने पड़ते हैं. cos² को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, फिर किसी को पुट करना पड़ता है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाता है. तो रिडक्शन फॉर्मूला इसके लिए सबसे बेटर रहता है. बस रिडक्शन फॉर्मूले में ये याद रखना है कि आप लोगों को कि लिमिट जो है वो थीटे की जो है वो आपके पास 0 टू पाई बाई 2 होनी चाहिए. चाहे साइन थीटा अकेला आए चाहे cos थीटा अकेला आए, जब दोनों कंबाइन में आ रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो रिडक्शन फॉर्मूले में हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है कि देखो यहाँ पर मैंने नीचे रिडक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है. तो रिडक्शन फॉर्मूले में हमारे पास है क्या, 0 टू पाई बाई 2 साइन साइन की पावर है mx cos n dx. ठीक है, तो ऊपर क्या होता है कि जो वो साइन की जो पावर है उसमें से सबसे पहले 1 माइनस करना. फर्स्ट टाइम 1 माइनस होता है, फिर 2 का डिफरेंस आ जाता है. कहाँ तक जाना है, जहाँ पर जब लास्ट में हमारे पास 1 या 2 ना बच जाए, या तो 2 बच जाए या फिर 1 बच जाए, दोनों में से कोई एक बच जाए, वहीं पर स्टॉप कर देना हमने. बस इसमें ये ध्यान रखना है स्टार्टिंग में 1 माइनस करना है और फिर आगे जहाँ तक 2 और 1 ना आ जाए तब तक हमने 2 माइनस करते जाना है. सेम कॉन्सेप्ट cos की पावर में भी करना है. सबसे पहले 1 माइनस करना है, फिर 2 माइनस करते जाना है और कहाँ तक जाना, 2 और जब तक 2 और 1 ना आ जाए. और नीचे क्या करना है, दोनों की एडिशन लिखनी है पहले पावर्स की, m प्लस n पहला तो वही आएगा, फिर वही 2 का डिफरेंस कहाँ तक जाना है, अप टू 2 और 1 तक. अगर m और n दोनों के दोनों इवन आ रहे हैं, दैट इज़ अगर m साइन की पावर भी 4 दी है, cos की पावर भी इवन दी है, दैट इज़ चाहे 2 डिग्री आ रही है, चाहे 4 डिग्री, चाहे 6 डिग्री आ रही है, तब हमारे पास अगर दोनों इवन आ रहे हैं तो साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा हमारे पास 5/2 होगा. तो अगर m और n इवन नहीं आ रहे, दोनों में से कोई एक भी इवन नहीं आ रहा, जब दोनों ओड आ रहे हैं या दोनों में से कोई एक ओड आ रहा है, तब हमारे पास 5/2 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा. बाकी सारा फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा.
ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इसी फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे, देखो हमारे पास लिमिट कितनी दे रखी है 0 to π/2, तो रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो इस साइन की पावर क्या आ रही है, यहाँ पर ऊपर 1 आ रही है। तो 1 सबसे पहले तो 1 माइनस करना था, 1 - 1 0 है, वो तो लिखना नहीं। लास्ट में पावर में लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए या तो मैंने आपको बताया है 0 आना चाहिए। जब 1 और 2 आना चाहिए। अगर जब 1 और 2 आ रहा है तो उसके बाद आप माइनस नहीं करोगे, जिसमें ऑलरेडी ही 1 दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा, सीधा पावर क्या आ गई 1। लेकिन कोस की पावर 2 दे रखी है, 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया आपके पास। नीचे दोनों की पावर का एडिशन बताया था मैंने, नीचे क्या आएगा आपके पास, दोनों की पावर का एडिशन कितना आएगा, 2 + 1 कितना आ गया 3। पहली बार 3 लिखा, फिर 2 माइनस करते जाना, 2 माइनस करोगे तो कितना आ गया 1। तो वहीं पर स्टॉप कर देना है। और a² - a² / 2 जो है वो एज इट रहा। तो पावर दोनों में से किसी एक की क्या आ रही है, यहाँ पर ओड आ रही है, साइन की पावर ओड आ रही है, इसलिए π/2 साथ में मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर सीधा ही आंसर कितना आ गया हमारे पास, a² / 6। अगर रिडक्शन फॉर्मूला नहीं लगाते तो +2 के मेथड अप्लाई करना पड़ना था, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चला जाना था आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो एरिया पूछा गया है, हमारे पास एरिया लाइंग बिटवीन द कार्डियोड। अब कार्डियोड की 2 तरह के होते हैं हमारे पास। एक कार्डियोड में इक्वेशन में गिवन क्या दिया होता है कि r = a × 1 + cos θ। दूसरी कार्डियोड की इक्वेशन होती है r = a1 - cos θ। एक प्लस में होता है कार्डियोड, एक क्या होता है माइनस में होता है। तो आउटसाइड सर्कल भी दे रखा है हमारे पास, वो कितना दे रखा है a। तो यहाँ पर एक तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी आता है, डायरेक्ट रिजल्ट से भी कर सकते हो जब भी आपके पास ये टर्म आ रही है कि एक कार्डियोड दे रखा है और आउटसाइड द सर्कल। कार्डियोड चाहे प्लस वाला दे रखा है चाहे माइनस वाला दे रखा है, एक प्लस का आता है यहाँ पर, एक माइनस के लिए भी आता है। तो अगर दोनों में से कोई एक दे रखा है और साथ में आउटसाइड द सर्कल r = a दे रखा है, तो आपने इसका सीधा ही डायरेक्ट रिजल्ट लर्न करना है। वो डायरेक्ट रिजल्ट क्या है हमारे पास, a² / 4 × 8 प्लस का है पाई। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट ही आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चेंज ऑफ ऑर्डर। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन दे रखी है वो है हमारे पास y = -2 एंड y = 1। नेक्स्ट है हमारे पास जो लिमिट्स दे रखी हैं x = y - 2 और x = -y² dx dy। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे पहले x की जो लिमिट्स दे रखी है वो लिखी है मैंने, x = y - 2 और x = -y²। तो यहाँ से क्या करना है, जो x की लिमिट्स दे रखी हैं, वेरिएबल में जो लिमिट्स दे रखी हैं, पहले वहाँ से हमने y की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो वो x प्लस कितना आ गया आपके पास 2, और इधर से x = कितना था -y², माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा, y² की वैल्यू कितनी आ गई -x। y की वैल्यू निकाली थी तो प्लस माइनस में (x) आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ गई है हमारे पास, y की एक इस तरफ से आ रही है, 2 इधर से आ रही हैं। जो ये चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स आएंगी वो डिवीज़न में आएंगी। तो यहाँ पर y की तो लिमिट्स हम y के लिए लिमिट्स के लिए हमने वैल्यूज़ जो है वो तो निकाली, लेकिन x की जो अब यहाँ पर x के लिए हमने जो लिमिट्स निकालनी है वो क्या होंगे, कांस्टेंट। तो चेंज ऑफ ऑर्डर में होता क्या है कि अगर कांस्टेंट लिमिट y की दे रखी है तो जब हमने ऑर्डर ऑफ चेंज करना है तो y की लिमिट्स वेरिएबल में आनी चाहिए, और जिसकी लिमिट्स वेरिएबल में है दैट इज़ यहाँ पर x की वेरिएबल में लिमिट्स दे रखी है तो हमने x की कांस्टेंट में लिमिट्स निकालनी है। तो यहाँ पर y के लिए हमने जो वेरिएबल लिमिट निकाली थी उसके लिए तो वैल्यू निकाली है। अब x की कांस्टेंट लिमिट के लिए हम वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू क्या दे रखी थी हमारे पास y - 2, उसके अंदर हम पुट करेंगे y की जो लिमिट्स गिवन दे रखी थी, गिवन लिमिट्स जो कांस्टेंट लिमिट थी वो क्या थी हमारे पास, y = 1। एक बार 1 पुट किया तो x की वैल्यू -1 आ गई। फिर हमारे पास गिवन फंक्शन क्या, दूसरा फंक्शन क्या था, y² = कितना था -x। अगर इसके अंदर भी 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू फिर से -1 आ रही है, फिर से क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो रिपीटिंग वैल्यू जो है आपने नहीं लेनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन जो होगा आपकी जो क्वेश्चन के जो अंदर जो ऑप्शन सी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब देखो 4 ऑप्शंस दे रखी थी आपके क्वेश्चंस के अंदर, चारों ऑप्शन में जो y की जो वेरिएबल लिमिट्स थी ना वो आपके पास यही थी।
अब जिसमें चेंजेस आ रही थी वो किस में आ रही थी, एक्स की लिमिट्स में चेंजेस आ रही थी। तो यहाँ पर जो लिमिट है वाई की वो क्या जाएगी, एक बार क्या जाएगी वाई इक्वल टू माइनस अंडर माइनस एक्स टू एक्स प्लस टू, और दूसरी बार क्या है माइनस अंडर एक्स टू पॉजिटिव माइनस अंडर एक्स जाएगी। वाई के लिए लिमिट्स तो हो गई है आपके पास, और एक्स की लिमिट्स के लिए आपके पास क्या करना है, आपने एक्स की लिमिट्स के लिए हमारे पास जो है हमारे पास जो करना है आपने, एक तो आपके पास क्या आ रही थी, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस का कितना आ रहा था 1, तो उसके रिगार्डिंग एक्स की वैल्यू -1 आ गई। दूसरी वैल्यू जो है एक्स की निकलेगी आपके पास, जो वाई को -2 पुट करना है। जब आप इसके अंदर वैल्यू को एक्स वाई को -2 पुट करोगे, -2 वो कितना बन गया -4। तो यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू दूसरी आ गई वो कितनी आ रही है -4, दैट इज़ -4 to -1। और यहाँ से आपने ऑप्शन जो ए के अंदर आपके पास जो लिमिट्स हैं वो इसी के रिगार्डिंग दे रखी है, तो ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, ए आएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, सिंपल क्वेश्चन है, 0 to x है, लिमिट दे रखी वैल्यू, दूसरी है 0 to x, 0 to x प्लस वाई, और फंक्शन दे रखा है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी वाई डी एक्स। अब ये आपके पास जो ट्रिपल इंटीग्रेशन आ रही है उसके अंदर भी ये कौन सी टाइप आ रही है, हमारे पास सेकेंड टाइप आ रही है, जिसके अंदर कांस्टेंट लिमिट्स एक दे रखी है और दो जो है वेरिएबल्स में दे रखी है। तो सबसे पहले मैंने बताया था जब भी हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन की थी, उसकी टाइप सेकंड की थी, उसमें मैंने बताया था जो वेरिएबल लिमिट्स होती है पहले उसको इंटरनल जो वेरिएबल लिमिट्स है उसको चेक किया करो। जो इंटरनल वेरिएबल लिमिट्स आ रही है वो सबसे पहले कौन सी आ रही है, 0 to x प्लस वाई, इसमें से z मिस आउट है तो इसका मीनिंग ये z की लिमिट आ रही है, ठीक है। और सेकंड जो इनर वेरिएबल लिमिट आ रही है वो आपके पास 0 to x आ रही है, और इसके अंदर जो है वो y मिस आउट आ रहा है तो इसका मीनिंग ये y की लिमिट आ रही है। और लास्ट में जो 0 to 1 आ रहा है दैट इज़ वो कांस्टेंट लिमिट, वो क्या आ रही है हमारे पास, x की लिमिट आ रही है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन पहले हम विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे। तो z के लिए x और y क्या आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट, तो x की इंटीग्रेशन क्या आ गई हमारे पास, x इंटू जेड आ गया, y का y इंटू जेड आ गया, z का हमारे पास z²/2 आ गया। नेक्स्ट जो है z की लिमिट्स फिल करेंगे, z की लिमिट है हमारे पास 0 to x प्लस वाई। तो पहले अपर लिमिट फिल होगी, फिर क्या करनी है आपने लोअर लिमिट फिल करनी है। तो जब हम इसमें लिमिट फिल करने से पहले मैंने क्या निकाली, यहाँ से z को कॉमन निकालिए, z इंटू कितना आ गया x प्लस वाई। फिर मैंने अपर लिमिट फिल की, z की जगह वैल्यू फिल कर दी x प्लस वाई, और इधर भी z की जगह वैल्यू फिल कर दी x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओवर कितना आ गया 2। और जब लोअर लिमिट फिल करोगे, लोअर लिमिट कितनी है आपके पास 0, z को 0 पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग 0, इधर भी 0 बन जाएगी टर्म, तो यहाँ पर सिर्फ यही टर्म बचेगी। और इसमें से भी देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा आपके पास कॉमन, यहाँ पर कितना बन जाएगा आपके पास 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर भी कितना आ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओवर कितना आ रहा है 2, एलसीएम ले लोगे 1 इंटू 2 आ गया, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास 3, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओवर कितना बन गया आपके पास 2। तो 3/2 जो है कांस्टेंट वो बाहर निकाल लिया। अब विद रिस्पेक्ट टू क्या करना, आपने y इंटीग्रेशन करनी, सीधी पावर एडअप कर सकते हो, x प्लस वाई का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर दे रखा है, क्यूब आ गया, नीचे जितनी पावर ऊपर आ रही है उतनी ही नीचे लगा दोगे, 3 आ गया। अपर लिमिट फिल करनी, सबसे पहले y की जगह x फिल किया, फिर लास्ट में y की जगह क्या फिल किया, x किया, 0 किया। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स कितना आ गया 2x का क्यूब आ जाएगा, दैट इज़ वो कितना बन गया आपके पास 8x क्यूब, और माइनस का कितना बन गया x, माइनस का x क्यूब, वो कितना बना आपके पास 7x क्यूब बन गया। फिर रिस्पेक्ट टू x जो है वो आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास जो है x क्यूब का कितना बन जाएगा, x की पावर 4/4, 0 to 1 लिमिट फिल करोगे, आंसर कितना आ गया हमारे पास 7/8। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है आपके पास। तो यहाँ पर जो लिमिट्स दे रखी हैं फिर से वही दे रखी हैं, एक कांस्टेंट है, दो वेरिएबल्स में। ये भी आपके पास टाइप जो है सेकंड का ही क्वेश्चन बन रहा है ट्रिपल इंटीग्रेशन का। तो टाइप सेकंड के अभी लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी मैंने यही बताया था, सबसे पहले इनर वेरिएबल लिमिट्स चेक करते हैं
उसमें से क्या मिस आउट आ रहा है, इसमें से मिस आउट क्या आ रहा है हमारे पास, z मिस आउट आ रहा है, तो z के रिस्पेक्ट करना है। फिर आपके पास सेकंड इनर लिमिट्स कौन सी आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें y मिस आउट आ रहा है तो y के अकॉर्डिंग करोगे। और लास्ट में जो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट लिमिट दे रखी है दैट इज़ वो कौन सी दे रखी है, y की। लेकिन अगर इससे क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर देखो सफेरिकल आपके पास जो है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर सफेयर की इक्वेशन दे रखी है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हो तो अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज़ स्फेरिकल बन जाएगा। तो हेमी सफेयर के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है लिमिट्स जो है y की वो थी हमारे पास 0 to z की लिमिट है हमारे पास 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से z की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्केयरिंग बोथ साइड की, तो z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर साइड हम एक साइड पर कर ली, तो ये हमारे पास हेमिस्फेयर बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 1। तो y की लिमिट्स हमारे पास 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ रही है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रही है, स्केयरिंग बोथ साइड की। तो यहाँ पर साइड हम एक साइड पर करोगे तो ये सर्कल की इक्वेशन बन रही है, तो ये सर्कल का हाफ पार्ट आ रहा है और ये जो है हेमिस्फीयर का हाफ पार्ट आ रहा है। अब हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो भी 1 आ रहा है और जो सर्कल का रेडियस है वो भी कितना आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है। तो अब यहाँ पर अगर x की लिमिट देखें तो x की लिमिट कितनी आ रही थी हमारे पास 0 to कितनी आ रही थी 1। तो यहाँ पर सीधा ये क्या आ गया, आप इसको सफेयर की कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर सकते हो। क्वेश्चन यहीं से सीधे से शुरू कर सकते हो, दैट इज एक्स को पुट कर दिया r sin phi cos थीटा। देखो सफेरिकल में जब हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर हमने चेंज किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि x को हम क्या पुट करते हैं r sin phi cos थीटा। अब इसको ट्राई करने के लिए मैंने बताया था आपको कि जैसे सर्कल के अंदर हम क्या पुट करते हैं x को r cos थीटा पुट करते हैं, ठीक है, r cos थीटा पुट करते हैं। तो सफेरिकल के अंदर जा रखने के लिए r cos थीटा तो आना ही आना आपके पास x में, और इसके साथ क्या लगाना होता है हमने sin phi। सेम एज इट y में सर्कल के अंदर हम जब y को पुट करते थे r क्या लेते थे हम sin थीटा, इसमें भी वही लेना होता है, साथ में सिर्फ sin phi क्या आता है हमारे पास एक्स्ट्रा आता है। देखो r sin थीटा तो आना ही आना है, sin phi क्या लेना है एक्स्ट्रा लेना है, और z को क्या पुट करना है आपने r cos phi। तीनों की वैल्यू जब इसके अंदर वैल्यू फिल करोगे एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के अंदर वैल्यू फिल करोगे, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास आर स्क्वायर आती है। और इसका हमने निकाला था जकोबियन जो है डी एक्स डी वाई जेड की वैल्यू कितनी होती है, जकोबियन डी आर डी फाई डी थीटा, और जकोबियन इसका जो जकोबियन है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी वो मैंने आपको लर्न नहीं कर पाई थी, वो क्या थी हमारे पास आर स्क्वायर साइन फाई। और एक चीज़ मैंने तब भी बताई थी और अब भी फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कई क्वेश्चंस में यहाँ पर फाई की जगह थीटा दे रखा है, इसकी जगह साइन फाई की जगह साइन थीटा दे रखा है और इधर फाई दे रखा है, तो अगर इधर थीटा दे रखा है आपके पास साइन की जगह फाई की जगह क्या दे रखा है थीटा, इधर भी थीटा दे रखा है, तो फिर आपके पास जकोबियन की जो वैल्यू होगी आर स्क्वायर साइन थीटा होगी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पर फाई ही लिया है तो यहाँ पर मेरे पास फाई आएगा, तो जकोबियन की वैल्यू मेरे पास आर स्क्वायर साइन फाई है, तो लिमिट्स आर की 0 to 1 रहेगी। सर्कल हाफ था इसलिए फाई की लिमिट भी 0 to π/2 रहेगी, थीटे की लिमिट भी 0 to π/2 रहेगी। तो सारा क्वेश्चन सफेरिकल के अंदर चेंज कर दिया। जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास वो क्या थी, जो फंक्शन था 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इन तीनों में से अगर माइनस कॉमन निकालते हो तो हमारे पास क्या बचता है अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास आर स्क्वायर, वो वैल्यू फिल कर दी। तो फर्दर हमारे पास जो है तीनों की लिमिट जो है वो कांस्टेंट आ गई है और तीनों की इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट कर सकते हो। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो 1 की इंटीग्रेशन करोगे थीटा आ गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिल कर दिया। तो विद रिस्पेक्ट टू जब आपने फाई करना है
विद रिस्पेक्ट टू जब आपने फाई करना है, हमारे पास साइन फाई दे रखा है, साइन की इंटीग्रेशन जो होती है वो माइनस कोस आती है। तो अपर लिमिट फिल करोगे, कोस π/2 कितना होता है हमारे पास, कोस 90 0 होता है और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस माइनस यहाँ पर कितना बन गया प्लस का 1। और रहेगी हमारे पास I3 की इंटीग्रेशन। तो I3 की इंटीग्रेशन के लिए +2 का रिजल्ट लगाना है। तो +2 में हमारे पास हमने क्या किया था, अगर ऊपर और नीचे डिग्री सेम आ रही है तो पुट करना है आपने, और यहाँ पर क्या आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो आर को क्या पुट कर देना आपने साइन थीटा। जब इसकी डिफरेंशियल करोगे आर की, वो हमारे पास कितना आ रहा है dr। साइन टी की इंटीग्रेशन कितनी आ रही है cos t dt। और जब r की लिमिट 0 दे रखी है तो उसके रिगार्डिंग t की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 0। अगर r की वैल्यू 1 आ रही है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, कंपेयर करके यहाँ से कितना आएगा π/2। तो यहाँ पर लिमिट्स चेंज होगी हमारे पास 0 to π/2 साइन स्क्वायर टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू कोस डी आर की वैल्यू के इतनी निकाली थी हमने कोस टी डी टी, वो वैल्यू फिल कर दी, कोस के साथ कोस कैंसिल हो गया। देखो लास्ट अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन किया था रिडक्शन फॉर्मूले के साथ, तब भी मैंने बताया था कि अगर लिमिट 0 to π/2 आ रही है, चाहे साइन अकेला आए चाहे कोस अकेला आए, चाहे दोनों ही साथ में इकट्ठे आए, तो रिडक्शन फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अकेला साइन आ रहा है, तो साइन का रिडक्शन फॉर्मूले में मैंने बताया था ऊपर पहले क्या करना है, एक 1 माइनस करना है। तो जहाँ पर 1 और 2 आ गया, जहाँ पर दैट इज़ अगले स्टेप में 0 बनता हो तो वहीं पर स्टॉप कर देना, 0 नहीं आपने बनाना। तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आ गया, नीचे हमारे पास कोई टर्म नहीं है। ये पावर क्या आ रही है हमारे पास, E1 आ रही है। तो E1 के लिए मैंने बताया था, तो आपने क्या लेना है, साथ में π/2 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, आपके पास π/2। नेक्स्ट जो है हमारे पास इन सब की वैल्यू क्या कर देनी है फिल, तो आंसर है हमारे पास कितना बनेगा, π/8 बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया बाउंडेड बाय द बिटवीन द y इक्वल टू x² एंड y इक्वल टू क्या है हमारे पास x। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम आ रही है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ से x की लिमिट्स निकाल लेंगे। तो मैंने पहले भी लास्ट जब हमने क्वेश्चंस किए थे तब भी मैंने बताया था x के साथ x कैंसिल नहीं करना, सारा का क्वेश्चन एक तरफ लेके आना है। टर्म्स क्या निकालनी है, अपने कॉमन निकालनी है। कॉमन निकालने के बाद जो x की वैल्यू आई उसके रिगार्डिंग हमने x की लिमिट्स लेनी है। y की लिमिट्स उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, y इक्वल टू x² और y इक्वल टू x। और जब वेरिएबल लिमिट्स लेनी होती है, नीचे हमेशा बड़ी टर्म लेनी है और ऊपर क्या लेनी है, छोटी टर्म लेनी है। तो x की जो कांस्टेंट लिमिट है तो वो छोटे से बढ़ी जाती है, दैट इज़ 0 to कितनी आएगी 1। फर्दर फिर इंटीग्रेशन करनी है, पहले विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे क्योंकि जो वेरिएबल लिमिट है वो पहले इंटीग्रेशन होगी। विद रिस्पेक्ट टू y किया, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास y आ गई, तो y के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, उसके बाद फर्दर x के साथ इंटीग्रेशन की, उसके बाद हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिल करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देखो, आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है 0 to 1 x log x की होल पावर कितनी दे रखी है 4 dx। अब या तो इसमें सिंगल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है, ना तो ये डबल का है ना ही ट्रिपल का है। तो अब आपके अंदर सिंगल इंटीग्रेशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप बोलोगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके पास गामा फंक्शन के साथ जो है सॉल्व हो सकती है। अब आप बोलोगे कि गामा फंक्शन के साथ कैसे सॉल्व होगा, गामा में तो हमारे पास ई की पावर में होते हैं। तो जहाँ पर भी क्वेश्चंस के अंदर log x आ गया और सिंगल इंटीग्रेशन आ रही है तो वहाँ पर log x को चेंज करना है, x को चेंज करना है किसमें, e की पावर में, और यहाँ पर फंक्शन बनाना हमने खुद ही गामा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, log x को मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया t। तो माइनस log x को मैंने t पुट किया। अब आप बोलोगे माइनस क्यों किया है, क्योंकि मेरे को फंक्शन जो गामा के अंदर था
उसके अंदर माइनस ई की पावर जो होती है वो माइनस में होती है। तो मेरे को यहाँ पर ई की पावर माइनस टी बनानी है, तो इसलिए यहाँ पर टी को क्या पुट किया, माइनस का log x। ये जरा ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में रखना आपने कि यहाँ पर ई की माइनस पावर में बनाना है, तो यहाँ पर माइनस log x ही लेट करना आपने। तो log जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो आपके पास ई की माइनस टी बन जाएगा, और इस तरफ कितना रह गया आपके पास x। log x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस टी। ई की माइनस टी की जब डिफरेंशियल करोगे ई की माइनस टी, और फर्दर माइनस टी का कितना आ गया आपके पास, माइनस का डी टी, माइनस बाहर आ गई, डी टी एज इट रहा, एक्स का डी एक्स आ गया। फर्दर एक्स की जब वैल्यू फिल करोगे 0, तो टी की वैल्यू निकालनी है हमने। तो x की वैल्यू जब 0 पुट की तो माइनस का log 0 आ गया, और log 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, इन्फिनिटी। चाहे बाहर माइनस आ रहा है चाहे नेगेटिव आ रहा है, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही रहेगा। जब x की वैल्यू 1 आएगी तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो इसके रिगार्डिंग t की जो लिमिट्स आ रही हैं वो हमारे पास इन्फिनिटी टू कितना आ रहा है, 0, ठीक है। इन्फिनिटी टू कितना आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक स्टेप लगा दिया मैंने, वो +2 का रिज़ल्ट लगाया है। यहाँ पर e के साथ बाहर माइनस आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो माइनस आ रही है, एक अगर बार माइनस हो तो लिमिट्स को है वो इंटरचेंज करके हम पॉजिटिव बना सकते हैं यहाँ पर साइन को। तो यहाँ पर जो माइनस है वो मैंने लिमिट्स के साथ एडजस्ट की है। तो +2 का ही रिज़ल्ट है। अगर माइनस को ख़त्म करना है यहाँ से तो लिमिट्स का इंटरचेंज कर दोगे, अपर जो है वो लोअर बन जाएगी, लोअर जो है वो अपर बन जाएगी। तो यहाँ पर माइनस को मैंने कर दिया ख़त्म, तो मेरे पास जो लोअर लिमिट थी वो अपर बन गई, अपर जो थी वो लोअर बन गई। और इधर थी हमारे पास पावर 4, दोनों की पावर 4 आ गई, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी e की -4t आ गया। और इधर माइनस टी की पावर जब 4 करोगे तो इवन पावर है तो वो पॉजिटिव का पॉजिटिव बन जाएगा आपके पास। अभी इन दोनों टर्म्स को मैंने इकट्ठा किया, मेरे पास e की पावर -5t आ गई, t की पावर 4 एज इट। अब इसको गामा फंक्शन के साथ क्या करना आपने, कंपेयर। अब गामा फंक्शन में फिर से आप वो लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास तो e की -x इंटू एक्स की पावर होती थी हमारे पास m-1, 0 to कितना होता था हमारे पास, इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर e की पावर x में x के साथ कोफिशिएंट जो होता था वो -1 होता था, लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहा है, माइनस का क्या आ रहा है, 5। अब इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 5t को क्या पुट कर दिया, u, t की वैल्यू निकल गई यहाँ से u/5। t की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकली u/5, और इसी का डिफरेंशियल किया, 5t का 5 dt आ गया, u का du आ गया, dt की वैल्यू निकल गई du/5, t की वैल्यू हो गई 0 तो ये u भी 0 होगा, t अगर इन्फिनिटी है तो u भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो वैल्यू फिल करने के बाद जो है हमारे पास जो ये टर्म बन गई। तो यहाँ पर 1/5 की पावर होल पावर 4 इधर आ रही है, एक 5 नीचे आ रहा है, इधर आ रहा है, तो होल पावर कितनी बन गई 5, 0 to इन्फिनिटी u की पावर e की -u du। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, x की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, u आ रहा है, ठीक है। और n की जगह यहाँ पर कितना आ रहा है, n-1 की जगह कितना आ रहा है 4, n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पर 1/5 की पावर 5 पहले से ही एज इट रही थी, तो इसका इतने फंक्शन का ये हमारे पास क्या बन रहा है, गामा 5 बन रहा है। तो गामा 5 में याद रखना है n-1 के साथ जब कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू निकालनी है, तो गामा n होता है हमारे पास, गामा n हमारे पास कितना बन रहा है, गामा 5। और गामा n का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 का क्या होता है, फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। 4 - 1 करोगे तो कितना आ गया, 4 का फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर से आपके पास जो है वो आपके पास सिंगल इंटीग्रेशन आ रही है। सिंगल इंटीग्रेशन में मैंने अभी क्या बोला, जहाँ तो आपके पास बीटा फंक्शन गिवन दिया होगा या तो फिर गामा फंक्शन दिया होगा। अब जो गामा फंक्शन है उसके अंदर e की पावर x में होगा। जहाँ जहाँ पर सिंगल इंटीग्रेशन में log x आ रहा था वो हमेशा गामा का ही क्वेश्चन होगा, ये दिमाग में रखना। और मैंने बताया था log -log x को क्या पुट करना आपने,
टी, जब तो log x को माइनस log x को क्या पुट करते हैं आप टी, माइनस log x को क्या पुट करना है टी, माइनस उधर चली गई आपके पास, दैट इज़ log x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस का टी, और log जब उधर जाएगा दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे तो e की पावर में चला जाएगा। जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये ही याद रखना है कि माइनस log x को क्या पुट करना है आपने t पुट करना है, आपने माइनस log x को क्या पुट करना है t पुट करना है। ठीक है, तो माइनस log x को t पुट करोगे तो log x की वैल्यू माइनस टी आ गई, log दूसरी तरफ जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया e की माइनस टी, dx की वैल्यू आ गई e की माइनस ई टी, और माइनस टी का डिफरेंशियल करोगे तो आपके पास माइनस का डी टी आ गया। तो यहाँ से फिर से वही वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 0 करोगे तो e की वैल्यू जो है t की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई आपके पास, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो t की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। तो जब आपने लिमिट फिल की फिर से यहाँ पर माइनस आएगा, वो माइनस का साइन फिर से लिमिट्स को इंटरचेंज करने में आपने कंज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पर माइनस का t जो है वो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, आपके पास लिमिट्स कितनी बन गई 0 टू इन्फिनिटी, log e की माइनस टी log इंटू ई की, log और e आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का t बचा, माइनस की t की पावर कितनी आ गई 5, तो माइनस की पावर 5 जो होती है वो नेगेटिव आएगा, बाहर माइनस आ गई, e की माइनस टी एज इट, ये वाली माइनस एज इट रहने देनी है आपने। ठीक है, ये वाली माइनस जो है वो एज इट रहने दोगे। गामा फंक्शन के साथ कंपेयर किया तो n की वैल्यू जो निकली है वो 6 आई, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी थी तो माइनस का गामा 6 आ गई इंटीग्रेशन की वैल्यू। गामा 6 की वैल्यू कितनी होती है n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 कितना आ गया माइनस आपके पास 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास 120, माइनस ऑलरेडी बाहर थी तो माइनस का 120 आंसर आएगा। जो आपके पास जो ऑप्शन गिवन थी उसके अंदर पॉजिटिव 120 भी आंसर था, लेकिन आप मेरा पेपर में ध्यान से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो आ रहे हैं हमारे पास 0 टू पाई बाय लिमिट दी है और सेकंड लिमिट दे रखी है हमारे पास 0 टू a साइन थीटा r डी थीटा। तो यहाँ पर इनर एक लिमिट जो है वो वेरिएबल में आ रही है, वो लिमिट किसकी आ रही है हमारे पास आर की लिमिट जो है वो वेरिएबल में आ रही है, क्योंकि इस वेरिएबल लिमिट में आर मिस आउट है तो ये आर की वेरिएबल लिमिट आ रही है, और ये हमारे पास जो है 0 टू पाई बाय 2 थीटे की कांस्टेंट लिमिट आ रही है। पहले विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे इंटीग्रेशन, आर का आर स्क्वायर ओवर 2 आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिल करोगे, कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर निकाल दी। फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है तो फिर से रिडक्शन फॉर्मूला लगाना है। अब रिडक्शन फॉर्मूले के लिए मैंने बताया था कि लिमिट कितनी होनी चाहिए 0 टू कितनी होनी चाहिए पाई बाय 2, लेकिन यहाँ पर लिमिट कितनी आ रही है 0 टू पाई, तो पहले तो मेरे को लिमिट 0 टू पाई बाय 2 बनानी पड़ेगी। अब पाई बाय 2 बनाने के लिए देखो +2 का ही एक रिज़ल्ट लगाना है। +2 का क्या रिज़ल्ट था हमारे पास 0 टू a fx dx, ठीक है। लिमिट्स आपके पास 0 टू 2 पाई 2a है, तो लिमिट्स का क्या होता है ब्रेक डाउन 2 आगे आ जाते हैं, और जो ऊपर होती लिमिट उसका क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं। 2a का हाफ करोगे तो a आ गया, लिमिट 0 टू a रहती है। fx dx कब होती है जब आपके पास f(2 - x) जो है वो fx के इक्वल होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो fx है वो क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, 2a क्या है हमारे पास पाई, तो यहाँ पर वैल्यू फिल की पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। वैसे भी ऊपर क्या दे रखा है स्क्वायर, तो वो स्क्वायर है तो इवन जितनी मर्जी अगर पावर माइनस भी आती बाहर तब भी पॉजिटिव ही आना था, तो जहाँ जहाँ पर भी पावर इवन आ रही है तो वहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा आपके पास। तो पॉजिटिव का एफ थीटा बन रहा है तो इसका मीनिंग इसकी पावर का ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब लिमिट 0 टू पाई थी तो 2 बाहर आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इस अपर लिमिट का क्या कर देना आपने हाफ, दैट इज़ पाई बाय 2 आ गई। अब यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो। रिडक्शन फॉर्मूले में मैंने ऑलरेडी बताया था कि ऊपर क्या करना है जस्ट एक 1 माइनस करना है, कहाँ तक करते रहना है जब तक आपके पास 0 और 1 ना आ जाए। 1 तो पहले बार ही आ गया,
ठीक है। नीचे मैंने बताया था जो पावर दे रखी है पहले वही लिखनी है, फिर 2 माइनस करने हैं। अब 2 तो ऑलरेडी आगे 2 माइनस करोगे तो फिर 0 आएगा, तो 0 हमने लेना नहीं है। अब नेक्स्ट जो है वो पावर इवन आ रही है, तो इवन के लिए हमने π/2 भी साथ में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो आंसर बनेगा हमारे पास a²/4 × π। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10th, उसके अंदर हमारे पास 0 to 1 लिमिट दे रखी है, 0 to 1 माइनस y² दे रखी है लिमिट। देखो अब ये जो लिमिट है वो आपके पास वेरिएबल लिमिट आ रही है, तो वेरिएबल लिमिट में x क्या आ रहा है, मिस आउट आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को या तो आप टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग सीधा सॉल्व कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा और अगर इजी बनाना है तो देखो, अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास √1 माइनस का y²। जब हम स्केयरिंग करेंगे तो हमारे पास x² की जो वैल्यू है वो बन रही है हमारे पास 1 माइनस का कितना बन रहा है, y²। तो y² को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन गया, x² प्लस का कितना बन रहा है, y² इक्वल टू क्या बन रहा है, 1। तो ये तो सर्कल की इक्वेशन बन रही है। तो सर्कल की इक्वेशन है तो दैट इज़ आप डबल इंटीग्रेशन आ रही है, दैट इज़ आप पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। x को r cos थीटा पुट कर दिया, y को r sin थीटा पुट कर दिया, x² प्लस y² की वैल्यू r आ गई। तो सर्कल के अंदर हमें पता होता है लिमिट्स कैसी आएंगी, r की जो वैल्यू है वो 0 to 1 आ रही है, तो y की जो लिमिट है, क्योंकि ये अपर हाफ पोर्शन दे रखा है, 0 to दे रखा है, ठीक है। जब भी लिमिट 0 to आती है यहाँ पर तो उसका मीनिंग जो सर्कल दे रखा है वो हाफ है। अगर फुल होता तो यहाँ पर आपके पास -1 माइनस y² का स्क्वायर रूट होना था, दैट इज़ माइनस से पॉजिटिव का होना था। अगर -2 पॉजिटिव आए तो फिर आपके पास फुल सर्कल की इक्वेशन है। तो अगर फुल सर्कल की इक्वेशन है तो थीटा जो लेना है आपने वो 0 to 2π लेना है। अगर ऑलरेडी लिमिट 0 to दे रखी है तो इसका मीनिंग सर्कल का सिर्फ एक ही पोर्शन दे रखा है, दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 to π/2 होती है। ये दिमाग में रखना आप लोगों ने। तो यहाँ पर जो लिमिट्स जाएंगी थीटा की 0 to π/2 जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट जो है क्वाड्रेंट ही दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर dx dy की वैल्यू जो है वो क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी बताया था, जैकोबियन इंटू dr d थीटा होता है, और जैकोबियन की पोलर कोऑर्डिनेट का जैकोबियन कितना होता है हमारे पास r। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था x² प्लस y², x² प्लस y² की वैल्यू कितनी थी, r², वो वैल्यू फिल कर दी। dx dy की जगह dr d थीटा आ गया, लिमिट्स r की 0 to 1, थीटा की 0 to π/2। तो दोनों लिमिट कांस्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू r सेपरेट इंटीग्रेशन कर दी, विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो सेपरेट इंटीग्रेशन कर दी, और दोनों की लिमिट्स फिल करने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास एरिया इंटीग्रेशन किसकी करनी है, हमने r³ dr d थीटा की ओवर द एरिया बिटवीन द सर्कल्स। अब यहाँ पर दो सर्कल्स की बात हो रही है, एक सर्कल दे रखा है आपके पास r = 2 cos थीटा और दूसरा है r = 4 cos थीटा। एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है, दो सर्कल्स के बीच में जो एरिया होगा उसके रिगार्डिंग जो हमने इंटीग्रेशन करनी है। जब भी ऐसे वाला क्वेश्चन आए तो r की लिमिट्स उन्होंने खुद दे रखी है, दैट इज़ 2 cos थीटा, 2 कितनी दे रखी है, 4 cos थीटा। अब रह गई हमारे पास थीटा की लिमिट। थीटा की लिमिट जो इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा ही जब दो सर्कल्स दे रखे हैं उनके बीच का पोर्शन निकालना है तो उसके रिगार्डिंग थीटा की जो लिमिट्स है वो हमेशा ही -π/2 to π/2 होगी पॉजिटिव की। ये दिमाग में आपको लर्न करके रखना है कि दो सर्कल के बीच में जब एरिया पूछा है तो थीटे की लिमिट्स -π/2 टू पॉजिटिव π/2 होगी, और r की लिमिट्स उन्होंने खुद दे रखी है, तो फंक्शन भी उन्होंने दे रखा है r³ dr d थीटा। तो सिंपली क्या करनी है आपने इंटीग्रेशन, ठीक है। पहले विद रिस्पेक्ट टू r करोगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल लिमिट्स दे रखी है और वेरिएबल में r क्या आ रहा है, मिस आउट आ रहा है, दैट इज़ r की लिमिट्स आ रही हैं। विद रिस्पेक्ट टू r करोगे, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट फिल करोगे, फिर उसके बाद जो है आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा करनी है। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा
जब आप करोगे पहले टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे, टर्म इकट्ठी करने के बाद कितना बचा 240 कोस की पावर 4 डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर 240 को 4 के साथ कैंसिल करके हमारे पास 60 आ गया। तो यहाँ पर जो है अप्लाई करनी है हमें रिडक्शन फॉर्मूला। अब रिडक्शन फॉर्मूले के लिए मैंने पहले भी बोला था कि जो लिमिट है वो 0 to π/2 होनी चाहिए हमारे पास, जबकि नीचे जो लोअर लिमिट है वो 0 to π/2 नहीं, लोअर लिमिट जो है वो -π/2 to π/2 आ रही है पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या लगाना है, फिर से एक +2 का रिज़ल्ट लगाना है। तो +2 का जो रिज़ल्ट था वो हमारे पास क्या है, -a to a f(x) dx इक्वल टू क्या है, जब अपर और लोअर लिमिट सेम दे रखी है लेकिन एक माइनस का साइन का डिफरेंस आ रहा है, नीचे माइनस आ रही है ऊपर पॉजिटिव आ रही है, तो वो 2 टाइम हो जाता है और लिमिट्स हमारे पास 0 to a चली जाती है। वो कब होता है, जब f(x) क्या होता है इवन, और इसकी पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है 0, कब, जब f(x) क्या होता है ओड। अब इवन और ओड फंक्शन क्या है, अगर f थीटा आपके पास कितना दे रखा है हमारे पास कोस की पावर 4 थीटा, थीटे की जगह मैंने क्या पुट कर दिया माइनस का थीटा, तो कोस अपनी माइनस वैसे ही खा जाते हैं, तो कोस माइनस थीटा का कितना बचा कोस थीटा होल पावर 4 है, तो इवन पावर आ रही है तो फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा, दैट इज़ एफ थीटे के इक्वल ही आ गया। अगर तो ये पूरा एफ थीटे के इक्वल ही आ रहा है दैट इज़ इवन फंक्शन आ रहा है, अगर यहाँ पर माइनस क्या आ जाती है बाहर आ जाती है दैट इज़ वो ओड फंक्शन आना था। अगर ओड फंक्शन होता है सीधे इसकी इंटीग्रेशन 0 चली जानी थी, लेकिन इवन फंक्शन के लिए इसकी इंटीग्रेशन का क्या है कि लिमिट्स का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। लिमिट्स जो चली जाएंगी वो 0 to a चली जाएंगी और बाहर क्या आ जाएगा 2, तो इसीलिए यहाँ पर भी लिमिट्स का ये ब्रेक डाउन कर दिए, 2 बाहर आ गया और लिमिट जो है 0 to π/2 चलेगी। उसके बाद रिडक्शन फॉर्मूला लगाना है। रिडक्शन में मैंने बताया था कि ऊपर पहले क्या करना है 1 माइनस करना है, 4 में से 1 माइनस किया कितना आ गया आपके पास 3, और उसके बाद 2 माइनस करते जाना है, 3 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 1। अब फिर से 1 में से 2 माइनस करना था, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो लेनी नहीं है हमने, तो यहीं पर स्टॉप कर देना आपने। फिर नीचे फिर से जो गिवन पावर है वही लेनी है, तो वहाँ से 2 माइनस करते जाना है, 4 लिखा, 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, फिर 2 माइनस करना था 0 आना था, तो 0 हमने नहीं लेना। अब पावर इवन आ रही है तो इसलिए π/2 भी साथ में आएगा, तो यहाँ से कटिंग करके जो आंसर बचेगा वो बचेगा हमारे पास 45/2 × π। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या आ रहा है हमारे पास, चेंज ऑफ ऑर्डर का। चेंज ऑफ ऑर्डर में जो क्वेश्चन है वो हमारे पास वेरिएबल जो लिमिट्स दे रखी हैं वो हमारे पास किसकी दे रखी हैं, वाई मिस आउट आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये वाई की वेरिएबल लिमिट्स दे रखी है, वाई की जो वैल्यू है 1 से लेके e की पावर x तक वेरी कर रही है, और जो कांस्टेंट लिमिट दे रखी है दैट इज़ x की वो 0 to 2 दे रखी है। तो यहाँ से हम y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू है y = 1 और y = कितना है e की x, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, e दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमारे पास log में टर्म आ जाएगी, दैट इज़ x की वैल्यू क्या आ रही है log y। ठीक है, तो यहाँ पर x की वेरिएबल लिमिट्स निकालनी है हमने, तो एक तो x की वैल्यू जो है वेरिएबल की निकल आई वो है x = log y। अब दूसरी x की वैल्यू तो निकलेगी नहीं यहाँ पर वेरिएबल में, तो x की दूसरी वैल्यू को यहाँ से निकल आएगी, x = कितना आ रहा है आपके पास 2, दैट इज़ x की जो लिमिट्स बन रही है वो हमारे पास बन रही है, सॉरी, जो x की जो लिमिट्स बन रही है वो हमारे पास बनेगी 2 to log y, और y की जो कांस्टेंट लिमिट निकालने के लिए x की जो 2 वैल्यूज़ गिवन दे रखी है वो वैल्यू फिल करनी है। एक बार x को पुट किया 0, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है x को 0 पुट करोगे e की पावर 0 1 आ जाएगा। ठीक है, और x को जब 2 पुट करोगे तो हमारे पास जो है e की पावर कितनी आ गई 2, तो एक वैल्यू y की 1 बन रही है और दूसरी बन रही है e की पावर 2, और x की जो वैल्यू है वो log y से 2 तक वेरी कर रही है, तो ऑप्शन जो है उसके रिगार्डिंग जो बन रहा है सेकंड बन रहा है। log y को हम लिख सकते हैं इन y। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चेंज ऑफ ऑर्डर का ही है। चेंज ऑफ ऑर्डर में फिर से वेरिएबल लिमिट्स y की आ रही हैं, तो y की वैल्यू y = x आ गया, y = x आ गया, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालेंगे वेरिएबल फॉर्म में। x की वैल्यू एक y आ रही है, दूसरी x की वैल्यू जो है स्केयरिंग करके x की वैल्यू कितनी आ रही है y²। तो मैंने पहले भी बोला था जो
और एक्स की वेरिएबल लिमिट्स होगी तो उसमें हमेशा नीचे जो है वो बड़ी लिमिट्स लेनी है। तो बड़ी लिमिट्स कौन सी आ रही है हमारे पास, वाई स्क्वायर, ये लोअर लिमिट बन जाएगी और जो अपर लिमिट है वो वाई बन जाएगी। तो एक्स की जो वैल्यू थी गिवन वो थी कांस्टेंट, तो उसके रिगार्डिंग हमने वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स की अगर 0 है तो वाई भी 0 आ रहा है, एक्स इक्वल टू 1 है तो वाई भी कितना आ रहा है हमारे पास 1। तो लिमिट्स जो है वो ऑर्डर चेंज करने के बाद हमारे पास टेबल टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आफ्टर द चेंजिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रल, फिर से वही ऑर्डर ऑफ चेंज का क्वेश्चन आ रहा है। फिर से वेरिएबल लिमिट्स जो है वो चेकआउट करनी है। वेरिएबल लिमिट्स अब एक्स की दे रखी है हमारे पास, तो वो एक्स की लिमिट्स दे रखी हैं 4y to 4, दैट इज़ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 4y, दूसरी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास x/4, ठीक है। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है इस तरफ दे रखी है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो y की जो लिमिट आ गई 0 to कितना आ जाएगा x/4, और x की जो वैल्यू है हमारे पास एक तो वैल्यू यहाँ से बन जाएगी y इक्वल टू, जब 0 पुट करोगे तो x भी कितना आ गया 0, दूसरी x की वैल्यू उन्होंने खुद दे रखी है x इक्वल टू 4। तो लिमिट जो है वो हमारे पास इंटरचेंज करके जो बन जाएगी, ऑर्डर चेंज करके 0 to 4 और 0 to x/4 बन जाएगी। और इसके रिगार्डिंग हमने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर पहले विद रिस्पेक्ट टू हमने करना था y, अब y की रिस्पेक्ट करोगे तो y तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 की इंटीग्रेशन y आ गई। y की लिमिट्स फिल करोगे, लिमिट फिल करने के हमारे पास फिर ये टर्म बची। अब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करनी है, तो एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया हमने यहाँ पर t, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशियल की 2x dt आ गई, dx आ गया, dt आ गया, x dx की वैल्यू dt/2 आ गया। x अगर 0 है तो t की वैल्यू 0 आ रही है, x इक्वल टू 4 है तो t की वैल्यू हमारे पास 16 आ रही है। तो लिमिट फिल करने के बाद हमने सिंपली क्या कर दिया, उसकी इंटीग्रेशन में लिमिट्स फिल कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है। ट्रिपल इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या है, 0 to 1, 0 to y, 0 to x+y। तो सबसे पहले इनर वेरिएबल लिमिट चेक करनी है, इसके अंदर z मिस आउट है तो इसका मीनिंग ये z की इंटीग्रेशन आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू z की लिमिट्स आ रही हैं। सेकंड इनर लिमिट्स में से x मिस आउट आ रहा है तो इसका मीनिंग ये आपके पास x की लिमिट्स आ रही हैं, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म बची वो दैट इज़ y की लिमिट्स आ रही है। तो ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास ट्रिपल इंटीग्रेशन का। दैट इज़ पहले विद रिस्पेक्ट टू z करोगे, उसकी लिमिट्स फिल करोगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू x करनी है आपने, लिमिट्स फिल करनी है आपने, ठीक है। तो उसके बाद x की लिमिट्स फिल करोगे, साइड टर्म्स इकट्ठी करोगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू जो कांस्टेंट लिमिट दैट इज़ y की है तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, और इंटीग्रेशन के बाद क्या कर देना आपने, उसकी वैल्यू फिल कर देनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का ही आपके पास फिर से वेरिएबल लिमिट्स आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी दे रखा है उन्होंने, जो वेरिएबल लिमिट्स में है, जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर जो वेरिएबल लिमिट्स थी उसके अंदर इनर जो वेरिएबल लिमिट्स थी उसके अंदर 2 टर्म्स दे रखी हैं, और सेकंड जो इनर वेरिएबल लिमिट्स होती है उसमें एक ही टर्म होती है, लेकिन इसमें दोनों में एक एक ही वेरिएबल लिमिट्स दे रखी है। देखो, एक वेरिएबल लिमिट में x है, एक वेरिएबल लिमिट में y है, z नहीं है, तो इसका मीनिंग ये जो वेरिएबल लिमिट्स जो आ रही है वो हमारे पास किसकी आ रही है, हमारे पास z की आ रही है। तो उन्होंने खुद ही z के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो यहाँ पर z के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करोगे, पहले उसकी लिमिट्स फिल करोगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जो सेकंड जो इनर वेरिएबल लिमिट्स आ रही है उसमें x वेरिएबल मिस है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर x की विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करोगे। तो x की इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन करनी है, फिर लिमिट्स फिल करनी है, फिर लास्ट में जो है विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करोगे। तो जो आंसर बन रहा है उसके रिगार्डिंग जो है वो आपके पास 8/70 बन रहा है, जो क्वेश्चन गिवन दे रखा है। अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में यहाँ पर माइनस का y होता तो थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आना था, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दे रखी है आपके पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर फिर से डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो डबल इंटीग्रेशन के अंदर एक वेरिएबल लिमिट दे रखी है और एक कांस्टेंट दे रखी है। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल लिमिट को सोल्व करना है। तो वेरिएबल लिमिट्स जो है वो हमारे पास जो है वो
थीटे में दे रखी है, दैट इज़ आर मिस आउट आ रहा है, इसका मीनिंग ये आर की लिमिट्स आ रही है, तो आर विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे इंटीग्रेशन, फिर लिमिट्स फिल करोगे। लास्ट में हमने क्या करना है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट करनी है, थीटे के अकॉर्डिंग। अब थीटे के अकॉर्डिंग करनी है तो कोस के और थीटे की इंटीग्रेशन करनी है। फिर से रिडक्शन फॉर्मूला लगाना है। रिडक्शन फॉर्मूले के लिए 0 to π/2 लिमिट चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 to π/2 लिमिट्स नहीं है। फिर से वही +2 की भी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का रिजल्ट लगाना है। अगर लिमिट 0 to 2 दे रखी है तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। कब होगी, जब f(2ax - fx) के इक्वल है, दैट इज़ 2a है कि आपके पास 2π, x क्या है दैट इज़ थीटा, दैट इज़ 2π - थीटा निकालोगे। 2π - थीटा सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, और ऊपर वैसे भी आपके पास स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर दैट इज़ अगर माइनस भी आता तब भी आपके पास इवन ही आना था, सेम टर्म आ रही है। तो इसका मीनिंग जो है, इसका पावर का लिमिट्स का क्या किया जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ब्रेक डाउन करने के बाद आपके पास कितना बचा, आपके पास 2 और लिमिट 0 to कितनी आ गई, पाई। अब फिर से हमारे पास लिमिट जो है 0 to π/2 नहीं आ रही है। फिर से इसका क्या करेंगे, ब्रेक डाउन, और यही वाली प्रॉपर्टी का फिर से अगेन रिजल्ट लगाएंगे। तो जब हमने फिर से चेक किया तो फिर से हमारे पास यही टर्म बन रही है। तो यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन कर, फिर से ब्रेक डाउन करेंगे तो वो 2 आगे आ गया। फिर से हमारे पास लिमिट जो है, अब हाफ करके लिमिट जो है वो 0 to π/2 आ गई। अब इसके ऊपर रिडक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो रिडक्शन में मैंने बताया था ऊपर क्या लेना है, एक 1 कम करना है सबसे पहले, फिर 2 कम करते जाना है। तो 1 माइनस करोगे तो 1 ही आ गया। अब 2 माइनस करोगे तो माइनस में टर्म आ जाएगी, वो लेनी नहीं है। नीचे सेम पहले टर्म रखनी है, फिर 2 माइनस करना है। 2 जो रखा सेम एज इट है, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, वो लेना नहीं है। पावर इवन आ रही है तो वो इवन पावर के लिए π/2 क्या करवाना, आपने मल्टीप्लाई करवानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 0 to ∞, लिमिट्स दे रखी है e की -x² + y² dy/dx। उन्होंने क्या बोला कि पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर इनको चेंज करो। तो वैसे भी आपको दिख रहा है स्टेटमेंट में x² + y² दे रखा है, तो पोलर में चेंज करने से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दैट इज़ x को r cos थीटा पुट करना है, y को r sin थीटा पुट करना है। तो यहाँ पर x² + y² की वैल्यू जो है वो r² आ गई। अब x और y की वैल्यू जो लिमिट जो है वो 0 to ∞ दे रखी है। तो यहाँ पर r की जो लिमिट्स होंगी वो याद रखना है 0 to ∞ होगी, लेकिन थीटा जो है वो 0 to π/2 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर r की जो लिमिट है वो 0 to ∞ होगी और थीटे की 0 to π/2 होगी। तो यहाँ पर r के थीटे के अकॉर्डिंग अलग से इंटीग्रेशन कर देनी है, और विद रिस्पेक्ट टू r जो है इंटीग्रेशन जो है वो अलग कर सकते हो। दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आराम से ही हो जाएगी, उसका आंसर π/2 आ गया। और विद रिस्पेक्ट टू r करनी है तो वो r² को t पुट कर दिया। फिर से वही t के अंदर लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, 0 to e की पावर -t dt/2 आ गया। e की -t और माइनस का 1 नीचे, 0 to ∞, और e की -∞ की वैल्यू 0 होती है, और e की ∞ e की पावर 0 की 1। तो लिमिट्स फिल करने के बाद उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, और दोनों i1 और i2 को मल्टीप्लाई करवा देना है। वो आंसर बनेगा हमारे पास π/4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, उन्होंने क्या बोला है कि सिलेंड्रिकल करना। सिलेंड्रिकल में हमारे पास x को पुट करते थे r cos थीटा, y को r sin थीटा, और z का z ही रहता था। तो x² + y² r² होता है। दैट इज़ जो z की लिमिट है, z की लिमिट उन्होंने खुद ही बोली हुई है। z की लिमिट कितनी है, 0 to क्या दे रखी है, x² + y², और x² + y² की वैल्यू कितनी रखी है हमारे पास, r²। तो इसका मीनिंग जो है z की जो लिमिट्स है उन्होंने खुद दे रखी है 0 to r²। और r की अगर बात करें, r की लिमिट्स दे रखी हैं 0 to 1, ठीक है। r की वैल्यू है 0 to 1, थीटे की वैल्यू बन रही है हमारे पास 0 to 2π, और z की लिमिट उन्होंने खुद दे रखी है 0 to r²,
ठीक है। डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू है हमारे पास जैकोबियन इंटू डी आर डी थीटा डी जेड। जैकोबियन इसका भी हमारे पास जैसे पोलर का होता है वैसे ही होता है, जैसे जैकोबियन पोलर में हमारे पास आर होता है तो इसका भी जैकोबियन हमारे पास आर ही आएगा। लिमिट्स फिल करनी है, ठीक है। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड करनी है इंटीग्रेशन, जेड के बाद हम विद रिस्पेक्ट टू करेंगे आर, फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा अलग से कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड की है, एक तरफ मैंने जेड के अकॉर्डिंग की है और उसकी लिमिट्स फिल की, और लास्ट में जो आर में आगे साइड टर्म फिर आर के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है टू द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर उन्होंने पूछा है कि जब हम चेंज करते हैं एक्स को, देखो हम पुट करते थे आर कोस थीटा साइन फाई, जो मैंने आपको करवाया हुआ था वो है आपके पास आर कोस थीटा, एक्स को क्या पुट करते थे आर कोस थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट के पास इतना ही होता था और साथ में हम क्या लगाते थे इसके साथ साइन फाई लगाते थे जब हमने स्फेरिकल बनाना है, ठीक है। अब देखो उन्होंने बड़े चालाकी से क्या कर दिया, जहाँ पर फाई आ रहा है ना वहाँ पर उन्होंने थीटा कर दिया और जहाँ पर थीटा आ रहा है वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया फाई। जब इस तरह से हम पुट करते थे तो हमारे पास जो जैकोबियन की वैल्यू जो होती थी वो होती थी हमारे पास आर स्क्वायर साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो वैल्यू है थीटे की जगह फाई है, फाई की जगह थीटा है, तो उन्होंने जैकोबियन की वैल्यू पूछी है। तो जैकोबियन जो है वो साइन स्क्वायर फाई ना होकर साइन स्क्वायर थीटा जाएगा यहाँ पर आपके पास। तो यहाँ पर सिर्फ जैकोबियन की वैल्यू ही पूछी थी, तो ये जरा ध्यान में रखना है आपने, क्योंकि अगर हमने x को r कोस थीटा साइन फाई पुट करते हैं, y को पुट करते हैं r साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो होगी वैल्यू वो हमारे पास जो है वो जैकोबियन की वैल्यू होगी आर स्क्वायर साइन फाई। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, थीटे की जगह फाई ले लिया, फाई की जगह थीटा ले लिए, तो यहाँ पर वैल्यू जो चेंज होगी वो है हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास एरिया बिटवीन पूछा, उन्होंने दो कर्व्स पूछी है y इक्वल टू एक्स क्यूब और y इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो यहाँ से x की लिमिट्स निकालोगे तो साइड टर्म्स एक साइड पे करनी है, कैंसिल आउट नहीं करना, कॉमन निकाल के करना है। कॉमन निकालने के बाद x की दो वैल्यूज आएंगी 0 to 4, दैट इज़ x की लिमिट्स आ गई। y की लिमिट्स उन्होंने खुद ही दे रखी हैं, दैट इज़ एक्स क्यूब और 4x स्क्वायर। और मैंने पहले भी बताया था जो वेरिएबल लिमिट्स में जब भी हमने लेनी है लोअर लिमिट हमेशा बड़ी लेनी है, दैट इज़ बड़ी लिमिट कौन सी आ रही है हमारे पास एक्स क्यूब, तो दैट इज़ वो लोअर लिमिट आएगी, छोटी लिमिट वेरिएबल में ऊपर जाएगी, दैट इज़ अपर लिमिट में जाएगी। फिर अलग अलग से दोनों की इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो है पहले विद रिस्पेक्ट टू हम वाई करेंगे, वाई की इंटीग्रेशन करने के बाद वाई की लिमिट्स फिल करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू क्या करनी है हमने एक्स करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से सेम आ रहा है यहाँ पर, तो वो फिर से उन्होंने एरिया बिटवीन दो कर्व्स पूछे हैं, फिर से x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू 0 to 1 आ रही है और y की वैल्यू उन्होंने खुद दे रखी है। अब y की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पर, ये दिमाग में रखना। जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी y की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर y की वैल्यू नहीं दे रखी है, y स्क्वायर की और y क्यूब की दी है, हमें y की चाहिए। y की वैल्यू निकालोगे तो x क्यूब x की पावर 3/2 आ जाएगा और इधर से y की जो वैल्यू है वो x की पावर 2/3 जाएगी। मैंने फिर से बताया था कि जो वेरिएबल लिमिट्स लेनी है उसके अंदर जो लोअर लिमिट होती है वो हमेशा बड़ी लेनी है। तो बड़ी लिमिट कौन सी आ रही है, x की पावर 3/2 वो लोगे नीचे और x की पावर 2/3 जो है वो लिमिट अपर लिमिट लोगे विद रिस्पेक्ट टू पहले y इंटीग्रेशन करोगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करके लिमिट्स फिल करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो रिपीट हो चुका है, दो सर्कल्स के बीच में जो हमने एरिया फाइंड आउट किया था वो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये r की लिमिट्स हैं, तो थीटा की लिमिट्स जो है वो हमारे पास -π/2 टू +π/2 जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं पीछे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने मास दे रखा है सफ़ियर का, वो है हमारे पास रेडियस, उन्होंने क्या बोला है कि बी रेडियस गिवन दे रखा है। तो मास की वैल्यू हमें चाहिए, मास निकालना है। उन्होंने क्या बोला कि मास क्या आ रहा है आपके पास, इफ़ द डेंसिटी वेरीज इन्वर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, जब सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे, किसका निकालोगे, सेंटर से सफ़ियर का जब निकालोगे, सेंटर से लेके यहाँ पर, सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस ही होता है। उसका क्या बोल रहा है, स्क्वायर, दैट इज़ आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो दैट इज़ रेसिप्रोकल में आ गया। अब डेंसिटी क्या बोलिए, डेंसिटी की वैल्यू बोलिए, डेंसिटी को मैंने लेट कर ली यहाँ पर रो, डेंसिटी रो ले ली। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन डाल दिया, इन्वर्सली है तो इसलिए रेसिप्रोकल में ले लिया। स्क्वायर बोला था डिस्टेंस का, और यहाँ से मैंने बताया सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, रेडियस, तो स्क्वायर ऑफ क्या आ गया, 1/r स्क्वायर आ गया आपके पास। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाती हैं तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट उन्होंने खुद ही के ले रखा है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद के कोई क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिए। और जो मास की हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो मास ही उन्होंने पूछा था, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द डेंसिटी इंटू डी वी। डी वी क्या है हमारे पास, डी एक्स डी वाई डी जेड के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन करनी है। तो रो, अब रो की वैल्यू फिल कर दी, रो की वैल्यू है आपके पास, डी वी की वैल्यू जो है, देखो जब आप सफेरिकल के अंदर आप पुट करोगे तो हमारे पास डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू कितनी होती थी, आज के साइन फाई होती थी। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई किया, वॉल्यूम का वैल्यू जो है, वॉल्यूम ऑफ सफियर कितना होता है हमारे पास, 4πr स्क्वायर डी आर। तो रो एज इट, डी वी की वैल्यू फिल कर दी, 4πr स्क्वायर इंटू डी आर। तो यहाँ पर जब आप रो की वैल्यू फिल करोगे, रो की वैल्यू कितनी, k/r स्क्वायर, तो वैल्यू फिल करके आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4π बचा, 4k वो बाहर कांस्टेंट आ गया। विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेशन करोगे तो वो आके इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स फिल की, और आर की लिमिट्स जो होती है वो क्या थी हमारे पास, 0 to कितना था, बी, क्योंकि रेडियस उन्होंने 0 to b दे रखा था। तो यहाँ पर लिमिट्स फिल करने के बाद हमारे पास आंसर जो बन रहा है 4πk इंटू बी आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर से डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही है। उनने सरफेस एरिया दे रखा है कि ए क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया इफ डेंसिटी एट ए पॉइंट एक्स वाई, बी डेंसिटी अब उन्होंने खुद दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, f(x, y). टोटल मास क्या बोला है उन्होंने निकालना। अभी मास का मैंने फॉर्मूला बताया था, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम के अंडर लेना है तो रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड होता है, और एरिया के अंडर लेना है तो रो इंटू डी एक्स डी वाई होता है। तो यहाँ पर जस्ट उन्होंने मास का फॉर्मूला ही पूछा था, और रो की जो वैल्यू थी, वो रो की वैल्यू क्या थी मेरे पास, f(x, y), तो वो जस्ट क्या किए यहाँ पर फिल की है, उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो सी बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर फिर से उन्होंने मास के बारे में पूछे हैं। तो डेंसिटी उन्होंने खुद दे रखी है कि f(x, y, z) दे रखी है। अब अंडर द वॉल्यूम पूछे हैं, तो वॉल्यूम में मैंने बताया था डी वी की जगह डी एक्स डी वाई डी जेड लेते हैं, और रो की वैल्यू उन्होंने फिर से क्या फिल कर देनी है, हमें f(x, y, z) फिल कर देनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है। 27वें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने लिमिट्स जो दे रखी है 0 to 1 दे रखी है, सिंगल इंटीग्रेशन आ रही है। सो सिंगल इंटीग्रेशन में मैंने पहले भी बोला था, या तो गामा का फंक्शन होगा या तो बीटा फंक्शन होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ही ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि बीटा में हमारे पास एक x की पावर होती है और दूसरी 1 - x की पावर होती है। तो इसको बीटा फंक्शन के साथ क्या करना है, कंपेयर। और बीटा फंक्शन में एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो लिमिट्स होती है बीटा फंक्शन में वो हमेशा ही 0 to 1 होती है। तो 0 to 1 लिमिट्स दे रखी है, x की पावर भी दे रखी है, 1 - x की पावर भी दे रखी है, और कंपेयर करके यहाँ से हमने m और n की जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि हमारे पास पावर में m - 1 होता है, n - 1 होता है, उनके साथ कंपेयर करके हमने m और n की वैल्यू निकाल ली। और ये बीटा फंक्शन क्या होता है हमारे पास, m और n। तो m की वैल्यू 7/2 आ रही है, n की वैल्यू 5/2 आ रही है। तो इसका मीनिंग जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है बीटा का वो 7/2
और 5/2 बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूजिंग द गामा फंक्शन, उन्होंने खुद ही बोल दी है। तो गामा फंक्शन में हमारे पास ऑलरेडी लिमिट कितनी होती है, 0 to इन्फिनिटी होती है और सिंगल इंटीग्रेशन होता है, e की पावर x में होती है और साथ में x की पावर होती है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सीधा ही इसको क्या करना है, आपने गामा फंक्शन के साथ क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करके n की वैल्यू निकाली। n की वैल्यू कितनी आ रही है, 9/2 और 9/2 ही जस्ट उन्होंने पूछा कि गामा फंक्शन कितना आ रहा है। तो गामा फंक्शन कितना आ रहा है हमारे पास, 9/2 आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर जस्ट उन्होंने बीटा फंक्शन का फॉर्मूला पूछा था। 30th क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बीटा गामा फंक्शन के अंदर रिलेशन पूछा था। तो रिलेशन सिंपल ही है, बीटा और गामा, बीटा फंक्शन को हम गामा में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाय m प्लस n का गामा। 31st क्वेश्चन के अंदर उन्होंने गामा की प्रॉपर्टीज़ पूछी है। तो दैट इज़ गामा का फॉर्मूला क्या है, गामा n का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, n-1 इंटू n-1 का गामा। एक फॉर्मूला और भी होता है हमारे पास गामा n का फैक्टोरियल के अंदर, n-1 का फैक्टोरियल, या तो पेपर में ये पूछ सकते हैं या फिर गामा के अंदर पूछना तो फिर ये वाला रहा है, गामा को ही करना है। तो यहाँ पर भी गामा है और यहाँ पर भी आपके पास गामा, यहाँ पर भी गामा है आपके पास और इस तरफ भी गामा है, दैट इज़ n-1 इंटू n-1 का ही गामा आएगा इस तरफ आपके पास, या फिर n-1 का फैक्टोरियल होगा आपके पास। नेक्स्ट उन्होंने बीटा 3 और 5 का पूछा था। सिंपल है, बीटा फंक्शन में हम क्या लिखते थे, m और n को गामा n ओवर m प्लस n का गामा, ठीक है। तो वही पूछा था। 33rd क्वेश्चन के अंदर बीटा की ही फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास, दैट इज़ वो पूछी गई थी। तो बीटा m और n को हम बीटा और n और m को भी लिख सकते हैं, दैट इज़ इंटरचेंज क्या कर सकते हैं, हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बीटा 3/2 और 1/2 के बारे में पूछा था, तो हम उसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन के अंदर लिमिट्स हमारे पास 0 to π/2 दे रखी है, कोस की पावर 7t, साइन की पावर क्यूब t, dt दे रखी है, सिंगल इंटीग्रेशन है और लिमिट 0 to π/2 है। तो यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला लग सकता है। रिडक्शन फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था कि ऊपर क्या करना है, एक कम करना है, 7 दे रखा है, तो 7 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 6 में से 2 माइनस किया 4 में से 2 माइनस किया 2 में से 2 माइनस करने तो 0 वाला था, वो लेना नहीं है हमने। यहाँ पर कोस की जो डिग्री है वो रिड्यूस होकर यहीं तक बनती है। नेक्स्ट जो साइन की डिग्री थी वो कितनी, 3 में से पहले 1 माइनस किया, वो कितना आ गया 2, फिर 2 माइनस करना था, 2 में से 2 माइनस करते 0 आना था, वो हमने नहीं लेना, तो साइन की डिग्री यहीं पर ख़त्म हो गई। नीचे मैंने बताया था आपको कि दोनों की एडिशन लेनी है। एडिशन में हमारे पास 7 + 3 कितना आ गया 10, पहले 10 लिखना है, फिर 2 रिड्यूस करते जाना है, 10 - 2 8, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2 आ गया, और 2 - 2 करते तो 0 बना था, वो हमने नहीं लेना, ठीक है। अब दोनों के दोनों फंक्शन ही क्या आ रहे हैं, ओड आ रहे हैं, इसलिए π/2 साथ में मल्टीप्लाई नहीं होगा। लास्ट जो क्वेश्चन ने इसके अंदर पूछा था वही प्रॉपर्टी पूछी है, दैट इज़ बीटा की प्रॉपर्टी पूछी है। बीटा m, n को हम लिख सकते हैं बीटा n, m, दैट इज़ पोजीशन इंटरचेंज करने से कोई भी बीटा फंक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता।